कालू और राजू के पिता का निधन हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद कालू कौवा दरवाजे बंद करके सोने के सिक्के और कागजात गिनने लगा। हा हा हा, बूढ़ा मर गया। अब ये घर, जमीन और सिक्के सिर्फ मेरे हैं। कालू जी धीरे बोलो, क्या छोटे भाई राजू को खबर दी? वह हिस्सा मांगने आ जाएगा। आने दो उसे, 10 साल से सूरत नहीं दिखाई, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। शाम होते ही राजू कौवा अपने पिता के निधन की खबर सुनकर रोता हुआ घर पहुंच जाता है। भैया, बापू चले गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जो चला गया वो वापस नहीं आता राजू, नाटक बंद करो। भैया, मुझे बापू की जायदाद का आधा हिस्सा दे दो, मैं लौट जाऊंगा। ओहो, जरा सुनो तो सही इस नवाबजादे को। बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। जब बापू खास खास कर ढोल बज रहे थे तब तो तुम दूसरे जंगल में रसगुल्ले तोड़ रहे थे। अब जब मलाई खाने की बारी आई है तो बड़े हकदार बनकर टपक पड़े। भागो यहाँ से, तुम्हें तो हम बापू की पुरानी चप्पल भी ना दे। भाभी, जुबान संभालो। अगर प्यार से हिस्सा न मिला तो मैं चील रानी की पंचायत में जाऊंगा। राजू दुखी होकर घर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी कालू और गोरी घर के पीछे बाड़े में आकर आपस में दबी आवाज में फुसफुसाने लगते हैं। राजू पेड़ के पीछे छिपकर उनकी पूरी बात सुन लेता है। लू जी, ये राजू तो पंचायत जाने की धमकी दे रहा है। अगर उसने बापू की वसीयत ढूंढ ली तो? अरे पगली, उस कंगाल को क्या पता कि बापू ने असली वसीयत और जमीन के कागजात घर के पीछे वाले बाड़े में मिट्टी के पुराने मटके में गाड़कर छुपाए हैं। वह मटका सिर्फ मुझे मालूम है। अच्छा, तो बापू ने असली वसीयत उस मटके में छुपाई है। अब तो मैं वह मटका ढूंढकर ही रहूंगा। राजू जाने का नाटक करता है, लेकिन रात होते ही घर के पीछे जाकर बापू का छुपाया हुआ पुराना मटका खोदने लगता है। मुझे मालूम था, बापू ने असली वसीयत इसी मटके में छुपाई थी। ओए चोर, तू रात के अंधेरे में यहाँ क्या खोद रहा है? देख लिया कालू भैया, वसीयत पर मेरा नाम लिखा है। तुम मुझसे मेरा हक छुपा रहे थे। वो कागज मुझे दे, वो सब मेरा है। हरगिज नहीं, यह कागज सुबह सीधा चील रानी के पास जाएंगे। कागजात छीनने के लिए दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो जाती है। छोड़ो मुझे, यह मेरा हक है। ले फिर, ले अपना हिस्सा। राजू के सिर पर दे मारता है और कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। भैया, यह क्या किया? हाय मेरी फूटी किस्मत। कालू जी, वो देखो, वो जासूस रानो चिड़िया झाड़ी में मुंह फाड़े खड़ी है। उसने हम दोनों का सारा कारनामा देख लिया। इस छिपकली को पकड़ो, वरना ये पूरे जंगल में हमारा जुलूस निकाल देगी। क्या? इस चिड़िया को पकड़ो, छोड़ना नहीं। मुझे छोड़ दो, बचाओ। कालू और गोरी रानो चिड़िया को दबोच लेते हैं और रस्सियों से बांधकर जंगल के एक कोने में बने अपने पुराने खाली घर में कैद कर देते हैं। अब बोल चिड़िया, सुबह पंचायत में कौन जाएगा? यहाँ तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी रात रानो चिड़िया घर नहीं लौटती। उसकी नन्ही बेटी गुड़िया रोते हुए अपनी माँ को ढूंढने निकलती है और एक दिव्य जादुई पेड़ के पास पहुँचती है। जादुई पेड़ चाचा, मेरी मम्मी रात से गायब है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। नन्ही गुड़िया, रो मत, अपनी आंखें बंद करो और यह जादुई सुनहरा पत्ता रखो। यह तुम्हें माँ की खुशबू के पास ले जाएगा। शुक्रिया जादुई पेड़ चाचा। जादुई पत्ता हवा में उड़ने लगता है और गुड़िया उसके पीछे भागती है। पत्ता सीधा कालू के पुराने सुनसान घर की खिड़की पर जाकर चमकने लगता है। नन्ही गुड़िया टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकती है, जहां माँ रानो चिड़िया रस्सियों से बंधी पड़ी थी। मम्मी, आप कालू के इस पुराने घर में क्यों बंद हैं? गुड़िया बेटा सुनो, कालू ने अपने भाई राजू को मार दिया है और मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम फौरन चील रानी के पास जाओ। मम्मी, आप घबराइए मत, मैं अभी चील रानी को लेकर आती हूँ। नन्ही गुड़िया भागती हुई चील रानी के दरबार में पहुँचकर फूट फूट कर रोने लगती है। चील रानी जी, अनर्थ हो गया, महा अनर्थ। उस दुष्ट कालू कौवे ने अपने छोटे भाई राजू की गर्दन काट दी और मेरी निर्दोष मम्मी को अपने पुराने भूतिया घर में बांधकर पटक दिया है। चलिए जल्दी। क्या उस नीच कालू की इतनी हिम्मत, अपने सगे भाई की बलि चढ़ा दी और बेकसूर चिड़िया को बंधक बना लिया? ठहरो, मैं उस शैतान की हड्डी पसली एक करवाती हूँ। अपनी बड़ी सी लाल चील फोन निकालकर पुलिस स्टेशन नंबर मिलाती है। हेलो इंस्पेक्टर साहब,
फौरन अपनी पूरी गाड़ियों की फौज लेकर कालू कौवे के पुराने खाली घर पर धावा बोलिए। उसने भाई का खून किया है और रानो चिड़िया को कसाई की तरह बांध रखा है। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। चील रानी की कॉल मिलते ही पुलिस की गाड़ियां सायरन की तेज आवाज के साथ पूरे जंगल को गुंजाती हुई पुराने घर पहुंच जाती हैं। चारों तरफ से घेर लो। कालू और गोरी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। कोई परिंदा पर भी नहीं मारेगा। जवानों, इस जंग लगे दरवाजे को लात मारकर उड़ा दो। चील रानी जी, इस हत्यारे कालू ने राजू को मारकर अपने नए वाले घर के पिछले बाड़े में गाड़ दिया है। वहीं खून से सनी कुल्हाड़ी, भारी पत्थर और बापू की वसीयत वाला मटका भी गाड़ा हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत कालू के नए घर के बाड़े में पहुंचती है और जमीन खोदकर खून से सनी कुल्हाड़ी, पत्थर और वसीयत का मटका बरामद कर लेती है। रंगे हाथों पकड़े जाते ही कालू का मुंह पीला पड़ जाता है और गोरी के तोते उड़ जाते हैं। कालू कौवे, धिक्कार है तुझ पर। जमीन और सोने के सिक्कों के अंधे लालच में तूने अपने सगे भाई की बलि चढ़ा दी और उस बेकसूर रानो चिड़िया की बलि देने चला था। अब भुगत अपना अंजाम। अरे बाप रे, मुझे बख्श दो चील रानी जी, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। ये सब इस सोने के सिक्कों के भूत ने मुझसे करवाया। मुझे माफ कर दो। इस हत्यारे के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। मैं तो बेचारी सीधी सादी मासूम कोयल जैसी बीवी हूँ। मुझे तो इस खूंखार कौवे ने कुल्हाड़ी दिखाकर चुप रहने की धमकी दी थी। मुझे छोड़ दो साहब, मैं तो अभी अपने मायके भाग जाती हूँ। ए ड्रामेबाज गोरी, अपना ये नौटंकी का शो बंद कर। भाई का कत्ल और चिड़िया का अपहरण, दोनों में तू बराबर की साझीदार है। चल सीधे जेल की हवा खाओ। हवलदार, चढ़ाओ इन दोनों के हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियाँ। पुलिस कालू कौवा और गोरी कौवी को हथकड़ियाँ लगाकर गाड़ी के पिछले कटघरे में ठूस कर ले जाती है। चील रानी राजू की पूरी जायदाद और सोने के सिक्के जंगल के अनाथ और बेसहारा पक्षियों में बांट देती है। नन्ही गुड़िया की चतुराई और जादुई पेड़ की कृपा से रानो चिड़िया सही सलामत आजाद हो जाती है और पूरा जंगल मन्नी गुड़िया की जय जयकार करता है। रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचा करती थी। उसकी आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद थी। आज भी रानो चिड़िया आइसक्रीम लेकर अपने घर से निकली हुई थी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी में आइसक्रीम खाओ और ठंडे हो जाओ। कुछ ही देर में सब छोटे पक्षी रानो चिड़िया की आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। रानो चिड़िया सब छोटे बच्चों को एक एक आइसक्रीम देती है। रानो आंटी, आज मुझे मेरी मम्मा ने पैसे नहीं दिए थे। आज की आइसक्रीम के पैसे भी मैं कल आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं भोलू बेटा, आप मुझे कल पैसे दे देना। आप ऐसे ही आइसक्रीम खा लो। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती थी। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते थे तो वो फिर भी अपनी आइसक्रीम उसको खिलाती थी। लेकिन इस जंगल में कोई ऐसा भी था जो रानो चिड़िया के इस भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था, और वे थे दोनों काले कौवे। कालू, रानो आइसक्रीम वाली आ गई। चलो चलकर उसे बेवकूफ बनाते हैं। अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और मुफ्त की आइसक्रीम खाते हैं। हाँ गोरी, चलो इस चिड़िया के मजे लूटते हैं। ऐसा सोचकर दोनों कौवे चिड़िया की आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। रानो, देख लो, तुम्हारे भाई कालू ने आज फिर मुझे भोजन लाकर नहीं दिया और फिर तुम कहती हो कि मैं इससे लड़ाई ना करूं। कालू भैया, रोज मुझे यही शिकायत सुनने को मिलती है। आप ऐसा क्यों करते हैं? गोरी बहन को रोज भोजन लाकर क्यों नहीं देते? रानो, मैं क्या करूं? गर्मी ही इतनी है। हो सकता है कुछ ठंडा खाऊं तो मेरा दिमाग ठंडा हो और मैं जाकर भोजन खोज लाऊं। फिर तो मेरी मीठी मीठी ठंडी आइसक्रीम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होगा। यह लें, आप दोनों आइसक्रीम खाएं और कालू भैया आइसक्रीम खाने के बाद अब भोजन खोजने जाएं। गोरी बहन को परेशान मत किया करें। दोनों कौवे मन ही मन में रानो चिड़िया पर हंस रहे थे। दोनों आइसक्रीम खाते हैं और वापस अपने घर को उड़ जाते हैं। दोनों कौवे अपने घर पहुंचते हैं और रानो चिड़िया पर हंसने लगते हैं। बेवकूफ चिड़िया रोज भैया नाम सुनकर इमोशनल हो जाती है। हाँ कालू, उसका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैं रोज यही कहती हूँ कि कालू तुम्हारा भाई है। और फिर देखो, चिड़िया का दिल कैसे मोम की तरह पिघल जाता है और वह हमें मुफ्त में आइसक्रीम खिला देती है।
दोनों कौवे ऐसे ही रानो पर हंस रहे थे कि खिड़की के पास से गुजरता हुआ तोता उनकी बातें सुन लेता है। दुष्ट कौवे, अभी जाकर रानो बहन को इनकी सच्चाई बताता हूँ। तोता रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मैं तो समझती थी कि वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कालू को तो मैं बिल्कुल अपना भाई जैसा समझती थी, लेकिन वे तो बस आइसक्रीम खाने के लिए मेरा फायदा उठाते हैं। तोते भैया, कल उनको आने दें, मैं उनको कल बताऊंगी। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रोज की तरह दोनों कौवे फिर से रानो चिड़िया के ठेले पर आइसक्रीम खाने पहुंच जाते हैं। आज तो मैंने तुम दोनों के लिए बहुत लंबी और ठंडी आइसक्रीम तैयार करके रखी है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया अपने ठेले के पास से एक डंडा उठाती है। रानो, तुमने ये डंडा क्यों उठा लिया? मैंने तुम दोनों की कल की सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाते हो और मुफ्त में मेरी आइसक्रीम खाते हो। अब जब तुम दोनों के पास पैसे आ जाएंगे तभी मैं तुम दोनों को अपनी आइसक्रीम खिलाऊंगी। डंडा देखकर दोनों कौवे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पता है कि इस रानो को सीधा कैसे करना है। अब उसका पूरा ठेला हमारा होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा काले नाग के पास जाता है। ओ कालू, जरूर तुम्हें मुझसे कोई काम होगा। हाँ नाग, तुम्हें तो याद ही होगा कि बरसात के मौसम में मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भी मेरा एक काम जरूर करोगे। हाँ हाँ कालू, मुझे याद है। तो बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि रानो चिड़िया का जो ठेला है वो मेरा हो जाए, उस पर मेरा कब्जा हो, ताकि मैं और मेरी पत्नी रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं। वह चिड़िया तो बहुत अच्छी है कालू। अब क्या तुम अपनी जुबान से पलट रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा एक काम जरूर करोगे। मजबूर होकर काला नाग रानो चिड़िया के आइसक्रीम ठेले के पास पहुंच जाता है। नाग जी, क्या आज आप भी मेरे ठेले पर आइसक्रीम खाने आए हैं? नहीं रानो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। भाग जाओ यहाँ से। आज से यह ठेला मेरे कब्जे में रहेगा। सांप की ये बात सुनकर रानो चिड़िया तो डर जाती है और वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचते ही वो रोने लगती है। उसकी बेटी गुड़िया रानो से पूछती है, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं और आप रो क्यों रही हैं? गुड़िया बेटी, वह काला नाग तो बहुत अच्छा था, न जाने आज उसे क्या हो गया। मेरे आइसक्रीम के ठेले पर आकर कहने लगा कि यह ठेला उसका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। मम्मा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काले कौवे रानो चिड़िया के आइसक्रीम ठेले से उसकी जमा की हुई सारी आइसक्रीम खा जाते हैं। कालू, क्या तुम्हें आइसक्रीम बनाना आती है? नहीं गोरी, मुझे कहाँ से आती होगी भला, तुम्हें आती होगी। कालू, आइसक्रीम तो मुझे भी बनाने नहीं आती और तुम्हें भी नहीं आती। फिर भला अब हम इस ठेले का क्या करेंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है गोरी। हम ये ठेला अब जाकर रानो को वापस कर देंगे। फिर जैसे ही वो और आइसक्रीम बना लेगी, हम फिर से उसका ठेला अपने कब्जे में करवा लेंगे। दोनों कौवे हंसने लगते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों कौवे रानो चिड़िया का आइसक्रीम का ठेला उसके घर के बाहर लेकर पहुंच जाते हैं और कालू रानो को आवाजें देने लगता है। रानो बहन, जल्दी से बाहर आए और अपना आइसक्रीम का ठेला ले लें। हम कौओं से बड़ी गलती हो गई थी। रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आती है और गुस्से से दोनों कौवों को देखती है। और तुम दोनों ने जो मेरी इतनी सारी आइसक्रीम खाई है, उसका हिसाब कौन देगा? चलो अब पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और नई नई आइसक्रीम बनाओ और अपनी आइसक्रीम की मिठास पूरे जंगल में फैला दो। ऐसा कहकर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे इतने अच्छे नहीं हो सकते, जरूर इसमें भी इनका कोई मतलब होगा। फिर अगली सुबह रानो फिर से आइसक्रीम का अपना ठेला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। वो पेड़ के साए में खड़ी थी कि तभी दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। रानो, हमने तुम्हें तुम्हारा ठेला वापस दिया है। क्या तुम अब हमें अपनी आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगे। मैंने आप दोनों के लिए एक खास आइसक्रीम तैयार करके रखी है। ये लें, आप ये खास आइसक्रीम खाएं। दोनों कौवे आइसक्रीम खाते हैं और उछलने लगते हैं। उनके कानों से तो धुआं निकलने लगता है, क्योंकि रानो ने इस आइसक्रीम में बहुत तेज लाल मिर्च डाली थी।
हाय, मार दिया। आइसक्रीम में इतनी मिर्च डाल दी। मोटी चिड़िया, तुम्हें बाद में देखूंगी। कालू जी, जल्दी नदी पर चलो। दोनों कौवे नदी की तरफ भागते हैं और फिर उस दिन के बाद रानो को कभी भी उन कौवों ने परेशान नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे का घर टूट गया था, इसलिए गोरी कौवे कालू कौवे से कहती है, कालू जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। गोरी, इन दिनों जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता है, मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते गिर चुके थे। कालू कौवा वहां जाता है। इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, मैं इसे काट लेता हूँ। कौवे, ऐसा न करना, तुम मुझे न काटना। मैं एक अनार का पेड़ हूँ। पतझड़ का मौसम है, इसलिए मेरे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की ये बात सुनकर वो पेड़ कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी सूखी डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। कालू जी, ये क्या, तुम गए थे सूखी लकड़ियां लेने और अनार लेकर घर आ गए हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। और कालू, तुम भी उस पेड़ से एक अनार लेकर ही खुश होगे।